ओके, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है। ओके, हाँ, तो शील्डिंग इफेक्ट नॉर्मली नाम से ही पता चलता है। शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड कर रहा है। किससे शील्ड करेगा? बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड करेगा। शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, स्क्रीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। न्यूक्लियस को अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से बचाएगा तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, और न्यूक्लियस अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली वो किस फेवर में? रेडियस को बढ़ाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा रेडियस को बढ़ाता है। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा वो रेडियस को बढ़ाता है। तो अब क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, तो इन दोनों के बीच में फाइट होती है। किन दोनों के बीच में? स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज के बीच में। आप जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर जो चार्ज है वो बढ़ेगा, वो रेडियस को कम करने की कोशिश करेगा, वो रेडियस को कम करने की कोशिश करेगा। वही स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो कोशिश करेगा कि रेडियस बढ़े। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, दोनों के बीच में फाइट चल रही है। ठीक है, किसके बीच में? एक न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा दूसरा कौन है? शील्डिंग इफेक्ट। एक रेडियस को कम करने की कोशिश कर रहा है, एक रेडियस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और एट द मिडल ऑफ द सीरीज, जब वो ये मिडल ऑफ द सीरीज में पहुंच जाता है तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं। तो ना तो रेडियस कम होगा ना ही रेडियस बढ़ेगा, और इसी वजह से इन तीनों के रेडियस सेम आ जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों के रेडियस सेम आ जाते हैं और काफी अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाते हैं, दैट इज FeCO and Ni। क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बोला? यस हाँ सर। सर। यस सर। तो ये एग्जैक्ट रीजन है इसके पीछे कि ऐसा क्यों हुआ कि इन तीनों की रेडियस ऑलमोस्ट सेम है। तो ये रीजन है उसके पीछे कि यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। एक कम करने वाला, एक बढ़ाने वाला, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। इसकी वजह से इन तीनों के रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम लेते हैं हम। भले ही यहाँ पर एक का 126 दिया है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ इन तीनों को आप सेम कंसिडर करोगे, और 127 को साथ में मत लेना। ठीक है, ओके। अब ये थोड़ा सा आप पढ़ो, मैं कब से बोल रहा हूँ, ये पूरा पेज पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, और आप भी पढ़ो। अगर आपका हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, चलो।
ओके, देखो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा तो एक्सप्लेन किया नहीं और इन्होंने एक्चुअली जो मैंने समझाया वो इन्होंने लिख दिया बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, है ना? इन्होंने लिखा है द एक्सप्लेनेशन फॉर द माइनर वेरिएशंस। माइनर वेरिएशंस मींस जहाँ पर बहुत कम वेरिएशंस है ना? जैसे 127, 126, 126, 125, 125, ये इतना कम वेरिएशंस क्यों हो रहा है? इन्होंने लिख दिया सीधा द एक्सप्लेनेशन फॉर द माइनर वेरिएशंस इन द एटॉमिक रेडार whether a particular transition series is out of the scope of this textbook। ठीक है, बट एक्चुअली वही रीजन है जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने और भी कुछ वर्ड यूज किए, इन्होंने यही बताया कि एक्चुअली डी जो होता है उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छी नहीं होती। ठीक है, जो डी सबशेल होता है सबसे ज्यादा अच्छी स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी होती है? एस की, फिर पी की, फिर डी, और फिर सबसे पुअर किसकी होती है? एफ की। तो डी और एफ की स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है, और उसमें भी पुअरेस्ट अगर आप बोल सकते हो तो वो एफ है। ठीक है, तो इतना समझो कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है इसलिए रेडियस कम होते जाता है। और इन बिटवीन द सीरीज सेम क्यों होता है? तो आप, अगर कोई आपको पूछे, तो हालांकि कोई नहीं पूछेगा, तो आप ये आंसर दे सकते हो कि वहां पर जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज दोनों आपस में बैलेंस्ड हो जाते हैं, और इसी वजह से वहां पर कुछ जो है वेरिएशन अगर है भी तो वो काफी माइनर वेरिएशन। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर देखो, आपको देखो इन्होंने काफी अच्छा सा ग्राफ भी दिया है। देखो ग्राफ कितना मस्त दिया है। आप ध्यान से देखो इसके अंदर कि जो ग्रीन वाला है वो 3D सीरीज है। अब देखो ग्रीन वाले को ध्यान से देखो, देखो कैसे जा रहा है ग्राफ, नीचे आते जा रहा है, रेडियस कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते ही जा रहा है, फिर लास्ट के 2 एलिमेंट के लिए रेडियस अचानक से बढ़ रहा है। देखो निकल तक तो नीचे ही आया है, ध्यान से देखो। इनफैक्ट कुछ 3 एलिमेंट है जिनके लिए उन्होंने एकदम ऑलमोस्ट सेम, अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम है, हालांकि एकदम सेम नहीं, पर देखो ध्यान से, ये देखो, हालांकि काफी ज्यादा, ये देखो, ये देखो काफी कम माइनर वेरिएशंस है, काफी कम वेरिएशंस है। ठीक है, तो एक्चुअली वो Fe कॉपर और निकल है ना? ये 3 देखो, ये एक्चुअली तीसरा भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। ये देखो सिर्फ यहाँ से, ये देखो, अब इनका जो वेरिएशंस बताने का तरीका है वो इन्होंने कॉपर और निकल के लिए सेम बताया, क्योंकि उन्होंने टेबल में भी वैसे ही दिया है। Fe थोड़ा सा ज्यादा है ना? तो आप देख सकते हो कि काफी, और फिर देखो उसके बाद रेडियस बढ़ा, किसके लिए रेडियस बढ़ जाता है? कॉपर और जिंक के लिए, ऐसा दिया भी है। अब ऐसा क्यों हुआ जिंक और कॉपर के लिए क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो जाता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। लास्ट के 2 एलिमेंट के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ऑब्वियसली रेडियस बढ़ेगा, ओवरकम कर गया। दो आपस में लड़ रहे हैं, स्टार्टिंग में कौन जीत रहा है? न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज जीतेगा तो ऑब्वियसली वो रेडियस को कम करेगा, तो रेडियस को कम करते जा रहा है, कम करते जा रहा है, फिर एक टाइम ऐसी आ रही है कि वहां पर दोनों बैलेंस हो गए, इसलिए रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो गया। फिर उसके बाद आगे के 2 एलिमेंट के अंदर ऐसा हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग के बीच में जो फाइट चल रही थी उसमें इस बार जीत कौन रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जीतेगा तो ऑब्वियसली रेडियस को बढ़ाएगा। मैंने आपको यही बताया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट रेडियस को बढ़ाता है। तो काफी अच्छा ग्राफ भी दिया है अगर आप ध्यान से देखो तो पहले रेडियस गिरते जा रहा है, लास्ट के 2 एलिमेंट के लिए बढ़ता है। इस तरह से आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, और ये इनफैक्ट सब इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आयनिक रेडियाई के बारे में बात की। अब आयनिक रेडियाई जब भी हमें कंपेयर करना होता है, आयनिक रेडियस हमें जब भी कंपेयर करना होता है, तो ऑब्वियसली आप जब कंपैरिजन कर रहे हो, जिन भी एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, समझो आपने 4 एलिमेंट्स लिए, उन चारों एलिमेंट्स के लिए आपको कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली आप जब कंपेयर कर रहे हो तो वो चारों के चारों एलिमेंट्स कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए? सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए एक दो जो ऑक्सीडेशन 2 एलिमेंट है +2 में और एक +3 में, एक +4 में, ऐसे थोड़ी हो सकता है, फिर तो कंपैरिजन ही गलत है। कभी भी कंपैरिजन होता है तो सेम लेवल वालों के बीच में होता है। तो उन्होंने वही लिखा है कि आप जब आयनिक रेडाई को कंपेयर करोगे तो पहले उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए, फिर कंपेयर करो। और लॉजिक सी बात ये भी है कि अगर आप कटायन की बात करो और नॉर्मल रेडियस की बात करो, नॉर्मल एटॉमिक रेडियस की और आयनिक रेडियस की बात करो, आयनिक में 2 आ गए, वो कटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। फिलहाल हम कटायनिक देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको किसका रेडियस ज्यादा होता है, नॉर्मल मेटल का या कटायन का? अब ये तो थोड़ा सोच सकते हो, मैंने पूरा बताया तो उससे लिंक सोच सकते हो थोड़ा सा, किसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए? नॉर्मल मेटल का रेडियस ज्यादा होता है या उसी मेटल के रेडियस कटायन का? नॉर्मल मेटल का, है ना? नॉर्मल मेटल का ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि कटायन जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है, तो न्यूक्लियर पावर और ज्यादा है, तो और खींचेगा वो, है ना? न्यू उसमें 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, कटायन है तो उसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कम होंगे।
इलेक्ट्रॉन कम है बट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो उतनी है, और प्रोटॉन फिर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो कम हो जाएगा। तो रेडियस हमेशा कटायन का कम होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, देखो आप इन्होंने क्या लिखा था, एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो तो हमें पता ही वेरिएबल है ना, वेरिएबल आपने पहले ही तो पढ़ा भी, इतने सारे एक एलिमेंट इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, एक ही एलिमेंट है ना। जैसे आप मैंगनीज को देख लो, +2 +3 +4 +5 +6 +7, इतने सारे वेरिएबल ही है ना। एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स का है। वही अगर आप एस ब्लॉक में देख लो, एस ब्लॉक में अगर आपको कोई पूछे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, मैग्नीशियम का क्या है, +2, फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं होता है। तो ये भी आता है एग्जाम में कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, किसके पास ये पावर है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास, है ना। तो हाँ, तो एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। द ट्रेंड्स इन आयनिक रेडाई thus कैन बी स्टडीड विद एलिमेंट्स हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको स्टडी करना है तो पहले उनके ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट सेम होना चाहिए, कंसीडरिंग वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेम एलिमेंट। वो ठीक है, अगर आपने सेम ऑक्सीडेशन नंबर लिया है तो वापस वही बात आने वाली है। समझो आप +2 को कंपेयर करते जा रहे हो, सारे एलिमेंट को आपने +2 +2 +2 +2 फॉर्म में लिया है, वापस वही होने वाला है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे वही क्या आने वाला है, वही ट्रेंड आएगा। क्या होगा, रेडियस कम होते जाएगा, रेडियस कम होते जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे M+2 को देखो, स्टार्टिंग के 2 के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, पर उसके बाद देखो, हाँ वापस देखो कुछ ना कुछ अजीब अजीब है, 82 आ गया, बड़ा, फिर कम हुआ। तो वही बोल रहा हूँ, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, डोंट वरी, नहीं पढ़ना, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। यही प्रॉब्लम है इनऑर्गेनिक की, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शन। अब देखो, फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट विथ एन इंक्रीज ऑफ अ न्यूक्लियर चार्ज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द आयनिक रेडाई वाज ऑब्जर्व, ऑब्वियसली, है ना। जैसे जैसे आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जाओगे, हाँ आपको ये आ सकता है कि अगर आपको कोई पूछे कि Fe+3 और Fe+2 में कौन बड़ा होगा, मुझे बताओ, Fe+3 और Fe+2 में कौन बड़ा होना चाहिए साइज वाइज। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, साइज में कौन बड़ा होना चाहिए Fe+2 और Fe+3 में। सिंपल है ना, क्योंकि +3 में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो न्यूक्लियर पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ऑब्वियसली बड़ा कौन होगा दोनों में से, Fe+2, Fe+2 बड़ा होगा ना। तो वो लोग अगर आपको 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दे रहे हैं और उसके बीच में कंपैरिजन करने बोल रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, बार बार घुमा फिरा के उन्होंने वही लिखा है, तो वही जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इसी वजह से आयनिक रेडाई भी कम होते जाएगा। वही +2 और +3 के बीच में अगर आपको पूछे तो किस, अभी देखो ध्यान से, किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनो पहले, +2 का ज्यादा होना चाहिए या +3 का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा है। क्वेश्चन सुनो फिर अच्छे से आंसर करना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब पता है ना, अभी न्यूक्लियस की ताकत +2 में ज्यादा है या +3 वाले के ज्यादा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, आंसर करो यार, अगर आया तो समझ में। +3 का होगा ना, +3 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे उतना न्यूक्लियस का पावर बढ़ते जाएगा। तो +3 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और इसी वजह से उसका रेडियस कम होता है। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे और रेडियस पे, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा उतना रेडियस कम होगा ना। ठीक है, आयनिक रेडाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन द आयनिक रेडाई ऑफ द रिफ्रेक्ट, वही लिखा, देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है मैंने अभी पूछा था, जो आयनिक रेडाई ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट आर स्मॉलर देन द आयनिक रेडाई ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड। ओके, ये अलग है, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब कौन हो गया, एस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट में और इसमें कंपैरिजन करोगे तो किसका रेडियस छोटा होगा, ऑब्वियसली डी ब्लॉक, है ना, क्योंकि एस किधर एक्सट्रीम लेफ्ट में। आपको पता है जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं वैसे वैसे रेडियस कम होता है, वैसे वैसे रेडियस कम होता है ना। बहुत वही पूछा है। ओके, उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो रेडियस के बारे में आई थिंक आपको क्लियर है। देखो मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, पूरा रेडियस का गेम है ना 3 फैक्ट पे चलता है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स की बात नहीं आने वाली, क्योंकि हम सेम
ट्रांजिशन एलिमेंट को सेम सीरीज को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो दो इफेक्ट सामने आएंगे, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हो, वो भी आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते बिकॉज इनऑर्गेनिक। कौन कहाँ पे गेम प्ले खेल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, यही इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको स्पेसिफिक बता ही दूंगा कि किसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के बारे में आप यही लिख के आना है कि लेफ्ट से राइट, अगर आ भी गया लेफ्ट से राइट क्या होने वाला है, रेडियस कम होगा, क्यों कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ये सब लिख के आ जाना है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले आप मुझे बताओ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक? सोना नहीं है, मुझे पता है इनऑर्गेनिक इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बट कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि सो आप आंसर तो देना ही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक? अच्छा, डेफिनेशन पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की? रिकॉल करो अपने माइंड में और फिर सोच के बताओ कि दो लोगों ने आंसर गलत दिया है, नाम तो नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन अपने दिमाग में रिकॉल करो और फिर सोच के बताओ कि एक्सो है या एंडो है। आई थिंक उसका डेफिनेशन तो ऐसे रटा हुआ रहता है, मतलब मेरे टाइम पे तो हम लोग ऐसे रटा रखते हैं, रटा हुआ ही रहता था उसका डेफिनेशन, ऐसे किसी को भी बोलते थे नींद से उठा के तो वो बोल देगा, ऐसा रटा हुआ डेफिनेशन रहता था उसका काफी। क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो लोगों ने एक ही आंसर गलत आया था। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आई होप अभी करेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोनिक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे एनर्जी लग रही है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये इसका बेसिक्स है बस, अगर इतना समझ में आ गया तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर कुछ एक्सेप्शन है तो वो तो कोई टैकल नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आपने रट्टा किया। अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ बेसिक फैक्ट्स बताता हूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिसाइड करने से पहले सबसे पहले एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। ठीक है, देखो आप ही सोचो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कभी भी पूरे एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की नहीं बता सकते, ग्रुप ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बता सकते, समझो इतने सारे एटम्स। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूँ, लॉजिक सी बात है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, इसका भी है, इसका भी है, सब न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होने वाला है, कहीं ना कहीं थोड़ा होगा, कम होगा, होगा तो सभी न्यूक्लियस का। तो ऑब्वियसली जो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उससे ज्यादा वैल्यू आएगी, इसीलिए बहुत सारे एटम्स अगर एक साथ है तो हम उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोल सकते। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा आइसोलेटेड एटम, पहले एटम को आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, पहले आपको एटम को आइसोलेट करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा उसको, तभी तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर अभी किसी और न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो होगा उसके खुद का न्यूक्लियस का होगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, आप कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल, जो लूजली बॉन्डेड है, सबसे लूजली बॉन्डेड है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। आइसोलेटेड होना चाहिए, और क्या, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। और लॉजिक सी बात है, आप अगर आइसोलेट करोगे तो गैसियस स्टेट हो ही जाएगा, है ना। एक अकेले एटम को लोगे तो वो तो गैसियस स्टेट में होगा। सॉलिड स्टेट कब होता है, जब एटम काफी क्लोज है, तो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। एक और चीज, आपका इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हो वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समझो कि इलेक्ट्रॉन का जो नॉर्मल शेल है, समझो 3D सीरीज है, तो 3D सीरीज में आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 4s, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रॉन हम डी नहीं निकाल सकते, डी अंदर है, 4s बाहर है, 4s बाहर है, तो आप इलेक्ट्रॉन किसका निकालोगे, 4s, मतलब फोर्थ शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें। पर समझो कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 6th शेल में गया हुआ था, तो आप एक्चुअली निकालना किसका, तो आपको इलेक्ट्रॉन 4th शेल से निकालना था, और आपने निकाला किसका, 6th शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाला। बहुत लॉजिकल है, अगर आप 4th और 6th में कंपैरिजन करोगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान कहाँ से है,
सिक्स्थ या फोर्थ, कुछ कुछ चीजें एकदम बेसिक्स है, आपको क्या किसी को पूछूंगा वो बता देगा अगर थोड़ा नॉलेज रहेगा। मुझे बताओ फोर्थ में ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए या सिक्स्थ में से निकालने के लिए? कॉमन सेंस यूज करो, बताओ, सोचो। इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कहाँ ज्यादा लगेगी, फोर्थ शेल में से या सिक्स्थ शेल में से? सोचो सोचो थोड़ा सा। आयुष और यतीश, सिक्स्थ में कैसे इजीली निकलेगा? एक मिनट ना, आई थिंक आप लोग ही राइट हो, फोर्थ रॉन्ग बोल रहे हो। सिक्स्थ में से इजीली निकलना चाहिए, क्यों? क्योंकि सिक्स्थ दूर है, तो न्यूक्लियस इंटरेक्शन दूर होगा, न्यूक्लियस काफी दूर है, तो ऑब्वियसली आसानी कहाँ से निकलेगा, सिक्स्थ में से। तो फोर जो जिन्होंने बोला है उनका आंसर रॉन्ग है, दो फोर आए, फोर में से कैसे आसानी से निकलेगा? सर आपने बोला एनर्जी किस में ज्यादा लगेगी? अच्छा, पहले मैंने क्वेश्चन ही चेंज किया, चलो ठीक है, छोड़ो जो भी था क्वेश्चन। हाँ, बट एक्चुअली गड़बड़ हो जाएगी, एक्चुअली पूरी गड़बड़ हो जाएगी। एक फोर्थ एक सिक्स है, तो हमेशा अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी की इम्बैलेंसेस हो जाएगी। हमें एनर्जी चेक करनी है, एनर्जी चेक करनी है, तो एनर्जी ज्यादा कहाँ लगेगी, फोर्थ में। सही बोला आपने, सही बोला, मैंने पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। तो फोर्थ में एनर्जी ज्यादा लगेगी, और अगर वो इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ शेल में होगा तो एनर्जी तो कम लगेगी, तो हमें जो डेटा चाहिए था उससे वैल्यू कम आ जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ग्राउंड मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी लेवल पर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के डेफिनेशन में होने चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर डेफिनेशन पढ़ते वक्त जो चेक कर रहा है पेपर, उसको ये वर्ड्स मिले, वो मार्क्स दे देगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, देखते हैं ये वर्ड्स हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ अभी, आई होप मैं कुछ चेंजेस ना करूँ, अगर मैंने किया तो मुझे बताना। हाँ, लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? इंक्रीज और डिक्रीज, आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज, आप वर्ड यूज कर सकते हो। सोचो, लेफ्ट से राइट जाओगे तो इंक्रीज होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या डिक्रीज होगी? हाँ देखो, वापस वही कंफ्यूज मैं इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि दो अलग अलग आंसर आते तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, क्या होना चाहिए, तीन लोगों ने आंसर दिया, ठीक है चलेगा। हाँ, क्या होगा आप सोचो थोड़ा सा, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो वैसे वैसे एटम की साइज क्या होती जा रही है, कम। एटम की साइज अगर कम होती जा रही है मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, और बहुत लॉजिकल है। एटम की साइज जैसे जैसे कम होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, ध्यान रखना। आई होप मैंने यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इंक्रीज इज द आंसर, इंक्रीज इज द आंसर। तिशा, आपने, आपको समझ में आया? क्योंकि आपने ही अलग दिया था इसलिए। हाँ सर। ओके, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, यही प्रॉब्लम है, सामने जब होते हैं स्टूडेंट्स तो एक अलग इंटरेक्शन होता है, और ये ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। ओके, तो आंसर इज इंक्रीज, है ना? तो यही सब फैक्ट है। और फिर वापस ये भी पूछ सकते हैं, अब आप सोचो कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं IE1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में। फिर IE2, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो, फिर IE3। अब मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? 3, मतलब आपको समझो इसको अरेंज करना है, IE3, IE2, IE1, इन तीनों को आपको अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग सेंस। मतलब सबसे पहले उसको लिखो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी। तो क्या लगता है आपको कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, या तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज करो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ऐसे 1 2 3 3 2 1 जो भी है। आपको वो एरो मार्क, मतलब वो आपको सिंबल विंबल ढूंढने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो 1 2 3 या 2 3 1 2 3 3 2 1 जो भी आपका आंसर है। हाँ, एक आंसर आया, सही भी है। आई होप आप मेरा क्वेश्चन मैंने जो पूछा वो क्लियर है आपको। मैंने क्या बोला है कि कौन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, पहले इलेक्ट्रॉन को, उसी एटम का, उसी एटम के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में, दूसरे, तीसरे, सबसे ज्यादा कहाँ लगेगी, है ना? बहुत लॉजिकल है, आंसर इज 3 2 1, है ना? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो
समझो निकल गया, ठीक है, जो भी है। अब वही एटम के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो क्या होगा, आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला ना, उसकी वजह से एटम की साइज श्रिंक हो जाएगी, एटम की साइज श्रिंक हो जाएगी। क्यों? न्यूक्लियर पावर बढ़ गया। अब एटम की साइज श्रिंक हो गई तो एटम छोटा हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, तो अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसमें एनर्जी और ज्यादा लगेगी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल दिया तो एटम और श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर बढ़ते जा रहा है, तो तीसरे में और ज्यादा लगेगी। आई होप कंप्लीटली क्लियर है। तो ये सब बेसिक फैक्ट्स बताते जा रहा हूँ, क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, ये फैशन रहता है। ठीक है, इस तरह का ट्रेंड रहता है। देखो अभी यही सब लिखा होगा मोस्टली, यहाँ पर अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखा रहेगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। पहले एक काम करो, आप इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। हुआ? ओके, देखो मैंने जो फिर से पढ़ा है उसमें कुछ कम ही दिया, तो वापस बहुत लॉजिकल है। एस और पी ब्लॉक के बीच में होगी इनकी प्रॉपर्टी, एस ब्लॉक इस तरफ है, पी ब्लॉक उस तरफ है ना, तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, एस ब्लॉक से क्या होनी चाहिए, ज्यादा, क्योंकि इनकी साइज कम होगी एस ब्लॉक से ज्यादा। और अगर पी ब्लॉक से कंपेयर करोगे तो पी ब्लॉक उस तरफ है, तो पी ब्लॉक और ज्यादा छोटे होते जाएंगे साइज में, तो पी ब्लॉक से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, पी ब्लॉक साइज ज्यादा है, साइज कम हो जाएगी तो कम होगी। फिर इन शॉर्ट इतना समझो कि इन बिटवीन है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट, दिस सजेस्ट दैट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दैट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब डिपेंडिंग, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि अगर समझो एक एलिमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, समझो दो एलिमेंट है, एक नहीं दो, ये 1 और 2, ठीक है। अब समझो कि इसको इन दोनों को मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूँ, मतलब मैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लिख रहा हूँ आपके सामने, हाइपोथेटिकल है सब कुछ। समझो इसको 40 एनर्जी लग रही है और इसको 100 लग रही है, मतलब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है, मतलब एक फर्स्ट और सेकंड दिया मैंने आपको, फर्स्ट और सेकंड, मुझे बताओ इसमें से कौन है जो प्रीफर करेगा आयनिक बॉन्ड बनना, कौन है जो प्रीफर करेगा आयनिक बॉन्ड बनाना, और कौन है जो प्रीफर करेगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। कौन आयनिक बॉन्ड बनाने में फेवरेबल अपने आप को, उसके लिए मतलब फेवरेबल कंडीशन रहेगी ऐसा। किसके लिए आयनिक बॉन्ड बनाना फेवरेबल है, किसके लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाना फेवरेबल है, सोचो, थोड़ा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली आयनाइजेशन एंथैल्पी डिसाइड करती है। देखो आई थिंक नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। देखो आप मुझे बताओ, आयनिक बॉन्ड बनाना तो हमें क्या चाहिए, कटायन और अनायन, और कटायन बनाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ता है। किसी भी एलिमेंट, अभी समझो आपको NaCl बनाना, तो NaCl बनाने के लिए पहले Na+ बनाना पड़ेगा, और Na+ बनाना मतलब आपको पहले Na+ बनाना पड़ेगा, सॉरी NaCl बनाने के लिए Na+ बनाना पड़ेगा। Na+ बनाना तो आपको Na में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, अब समझो दो एलिमेंट मैंने आपको दिए, एक को 40 लग रही है, एक को 100 लग रही है, तो जिसको एनर्जी कम लगेगी वो ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड बनाना फेवरेबल उसके लिए, क्योंकि उसको एनर्जी कम लग रही है, तो आराम से आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर लेगा। एक को 100 लग रही है, मतलब उसको पहले 100 एनर्जी चाहिए बाहर से, तब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा,
और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तब वो कटायन बनेगा और तब वो आयनिक बॉन्ड बना पाएगा। अब बताओ आंसर, कौन आयनिक बॉन्ड बनाने के फेवर में और कौन कोवेलेंट? समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बोला? ये रीजन, ये कंसेप्ट है, क्योंकि एटम को पहले आयन बनने के लिए एनर्जी चाहिए, वो भी बाहर से, तब तो वो अपने आप को पहले कटायन बना पाएगा, और कटायन बना पाएगा तब तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो ऑब्वियसली जब एनर्जी कंजम्पशन कम होगा तो वो आसानी से बाहर से एनर्जी लेके अपने आप को आयन में कन्वर्ट कर लेगा और आयनिक बॉन्ड बना लेगा। हम हमेशा जब कभी भी किसी भी एलिमेंट की, समझो आपको 4-5 एलिमेंट दिए, 4 तो वैसे 4-5 तो देंगे नहीं, 2 एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन बोला है, एक की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है, एक की आयनेशन एंथैल्पी कम है, तो आयनिक बॉन्ड वो बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाने के फेवर में वो होगा जिसकी आयनेशन एंथैल्पी कम है। तो आयनेशन एंथैल्पी हमेशा डिसाइड करती है कि आयनिक बॉन्ड बनना है या कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। जितनी आयनेशन एंथैल्पीज की वैल्यू कम होगी उतना वो फेवरेबल होगा टुवर्ड्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। हाँ सर। ओके, तो देखो वही सब यहाँ लिखा है कि क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ देखो वही तो लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दे फॉर्म आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स। Generally, in lower oxidation state, these elements form ionic compound, while in the higher oxidation state, they form covalent. They form covalent compounds. अब ये क्या कंसेप्ट, यहाँ तो लोअर ऑक्सीडेशन और हायर ऑक्सीडेशन के बारे में, और वही वापस लॉजिक है, लोअर ऑक्सीडेशन मतलब कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़े, कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो कम एनर्जी लगेगी, और कम एनर्जी लगेगी तो ऑब्वियसली अभी तो मैंने आपको बोला कम एनर्जी लगेगी तो वो क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, है ना। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मतलब क्या है इसका कि वहां से अगर समझो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहां इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, और अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी तो वो क्या फेवर करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रीफर करता है आयनिक बॉन्ड बनाना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रीफर करता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। क्लियर है ये स्टेटमेंट? इनफैक्ट ये मैंने आपको 11th में भी समझाया था, पता है, पोलराइजेशन करके कॉन्सेप्ट है, उससे समझाया था, ठीक है, इतना याद नहीं होगा बट इतना याद रखो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या किसकी फेवर में होता है, आयनिक बॉन्ड, और हायर कोवेलेंट, ठीक है। okay. उसके बाद देखो आयोनेशन एंथैल्पी, वो सब वही लिखा है कि आयोनेशन एंथैल्पी हमेशा बढ़ती है, मतलब 3 की ज्यादा है, फिर 2 की है, फिर 1 की है। इन्होंने बोला है टेबल से कंपेयर करो, चलो किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो, कंपेयर कर लो, समझो मैंने वेनेडियम सिलेक्ट कर लिया, तो देखो उसकी फर्स्ट कितनी है 650, फिर 1376, फिर 2873, वही मैंने आपको समझाया। आपको कोई वैल्यूज नहीं पूछने वाला है, आपको सिर्फ सिंपली इतना पूछ सकते हो लोग कि कौन सी ज्यादा होती है, तो आयनेशन एंथैल्पी 3 ज्यादा होती है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है। अब हम देखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, देखो स्कैंडियम से जिंक की तरफ क्या हो रहा है। तो आपने क्या बोला था, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि एटम जो है उसका रेडियस कम होते जा रहा है। क्या बढ़ रही है देखो, एक्सेप्शन तो आने ही वाला है बट देखो बढ़ रही है, हाँ वापस अनसर्टन है, काफी अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि है ही प्रॉब्लम है, ये है ही इनऑर्गेनिक है, बट तो भी काफी का हमें ये पता चल रहा है कि बढ़ रही है एक्चुअली, कहीं ऊपर नीचे हो रही है वो ठीक है बट बढ़ रही है, ठीक है। तो देखो अभी क्या लिखा है यहाँ पर, ये थोड़ा अलग है और ठीक है, ये जो पैराग्राफ है मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, काफी कम टाइम है, 2 मिनट ही बचा है। तो मेटालिक कैरेक्टर के बारे में ऐसी रफली बता दो मुझे, क्या लगता है आपको, लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सोचो और बताओ, दिमाग लगाओ, हम आराम से खुद आप आराम से बता सकते हो। लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज डिक्रीज, पहले सोचो, हाँ घाई नहीं। लेफ्ट से राइट जाओगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डिक्रीज। अच्छा पहले तो मेटल का डेफिनेशन सोचेगा, मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से देते हैं। अब सोचो लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो क्या होगा, सोचो, मैंने क्लू भी दे दिया, दो आंसर आए, ओके काफी है, 5 आंसर अगर मोर देन इनफ, आंसर इज डिक्रीजेस, है ना, कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे
जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे वैसे वैसे रेडियस कम होते जा रहे हैं, रेडियस कम होते जा रहा है, तो क्या लगता है आपको इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा तो ऑब्वियसली मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है। यतीश, आपको समझ में आया? क्योंकि आपने अलग आंसर दिया। हाँ सर। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमेशा डिक्रीज होता है। देखो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको आप लगा सकते हो। अब देखो बाकी आपका नसीब, एक्सेप्शन हुआ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको नॉलेज है, आपने पढ़ा है स्पेसिफिकली तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं कर सकते। आपने अपना पहले अपना कंसेप्ट तो लगाओ एटलीस्ट, आपको जितना आता है, फिर राइट रॉन्ग देखा जाएगा। ठीक है, तो वो भी वापस वही है कि मेटालिक कैरेक्टर उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या लेना देना है ना। मुझे बताओ, अब वापस एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन फिर लेक्चर खत्म। मुझे बताओ मेटालिक कैरेक्टर जो है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सोचो और फिर बताओ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ उसका क्या रिलेशन होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? वापस आप डी या आई बोल सकते हो। डायरेक्टली डी, इनवर्सली आई। सोचो और बताओ। परफेक्ट, सबका आंसर सही आ रहा है क्योंकि सोच पा रहे हो। तो इसी तरह से मैंने इसीलिए जानबूझ के इस तरह से इस चैप्टर को खींचा। मुझे पता है थोड़ा सा अलग है, बट कुछ नहीं कर सकते। मैं वापस बोल रहा हूँ, प्लीज लेक्चर अटेंड करते जाना, इंपॉर्टेंट जरूर है। ज्यादातर स्टूडेंट इसी की वजह से मार्क्स गवा देते हैं। इस बार ही मेरा एक स्टूडेंट है, वो काफी कॉन्फिडेंट था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, बट उसने इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए एग्जाम में, नहीं हो पाया उसका सिलेक्शन। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक आप किसी भी केमिस्ट्री को छोड़ नहीं सकते। आंसर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। क्योंकि देखो सोचो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बढ़ना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का मुश्किल से बाहर निकलना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हम आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते, और इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से बाहर नहीं निकालेगा तो वो मेटल का ही का मतलब मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, मेटालिक कैरेक्टर हो रहा है। मतलब जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी वो मेटल बनना प्रेफर करेंगे। लिखा भी पहला लाइन लिखा है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर रिस्पांसिबल फॉर द मेटालिक कैरेक्टर। अब वो वैकेंट ऑर्बिटल कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा। समझ में आया अब तक इतना? क्योंकि लेक्चर कभी भी रुक सकता है। क्लियर है इतना? आज जितना भी समझा इसको एक बार रीड भी कर लेना प्लीज। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो ऐसा समझना मत आ रही कि ये तो बोरिंग चैप्टर है तो अटेंड नहीं करो। अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार सिलेक्शन, अभी लेक्चर कभी भी रुक सकता है, वापस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बस लेक्चर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इस बार देखा ना आपने कितना मुश्किल हुआ है, कट ऑफ कितना ज्यादा बढ़ गया। मेरा एक स्टूडेंट है, उसको 591 आया है तो उसको, और वो भी EWS कैटेगरी में था, तो जाके उसको तो भी मेडिकल सीट मिली है, और वो भी कहीं और ही मिली है। बार बार फोन आ रहा था कि कैसे सब प्रोसीजर है, ये वो सब। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, 591 स्कोर होने के बावजूद मुंबई में